को बताता हूं साथियों। इन दिनों सेशन चल रहा है संसद के अंदर, मानसून है ना। सदन के अंदर संसद के अंदर 3 प्रकार के सत्र है ना, उनमें से मानसून सत्र वर्तमान में चल रहा है। अब मानसून सत्र के अंदर एक प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि हम देश में साइमल्टेनियस इलेक्शन कराने के बारे में विचार कर रहे हैं। अब ये कौन सा इलेक्शन होता है साइमल्टेनियस इलेक्शन? साधारण भाषा में यूं समझो, केंद्र के चुनाव और राज्य के चुनाव एक साथ कराने के बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। क्या कहानी है इसके बारे में साहब? और जो लोग समझ गए वो तो अच्छी बात है, जिनके नहीं समझ में आया मैं आपको बता दूं। सरकार ने कहा एक प्रश्न के जवाब में कि हमने लॉ पैनल को भेजा है कि साहब हमको बता दो क्या क्या करना होगा यदि हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चुनाव एक साथ कराने हो। साथियों, ये प्रश्न आज से पहले भी पढ़ाया जा चुका है, आज के बाद भी पढ़ाया जाएगा। आप लोग इसके बारे में एक प्रॉपर प्रकार का आंसर बनाकर लिख लीजिएगा, है ना। यानी एक देश एक चुनाव, यानी इसको यूं समझिए कि पूरे देश में एक ही बार में चुनाव हो जाएं, राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव एक ही बार में हो जाएं। तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है? अगर है तो इसके सकारात्मक पक्ष बताइए, इसके नकारात्मक पक्ष बताइए, है ना। तो इसको आप एज ए आंसर प्रिपेयर करिएगा इस सेशन को। इसमें मैं आपको सकारात्मक और नकारात्मक सारी बातें बताऊंगा। फिलहाल के लिए एक बार न्यूज देख लीजिए। हाल ही के अंदर जो हमारे मंत्री हैं पार्लियामेंट के अंदर, मिस्टर रिजिजू, उन्होंने, लॉ मिनिस्टर हैं ये, कानून मंत्री हैं, इन्होंने अपने द्वारा एक प्रश्न के जवाब में इन्होंने कहा कि भाई देखिए, एक मिनट, ये थोड़ा सा यार कट रहा है ना, कट तो रहा है, भाई बोर्ड दिखने लग जाएगा शायद। हाँ, थोड़ा सा फ्रेम डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आज क्या है, बारिश होने की वजह से हमारी टीम छुट्टी पर है। ठीक है, जयपुर में बारिश हो रही है। अभी भी थोड़ा सा कट रहा है शायद। कोई नहीं, कल एडजस्ट करेंगे इसको, ठीक है। हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे कि जो मिस्टर किरण रिजिजू हैं, इन्होंने हाल ही के अंदर पार्लियामेंट के अंदर अपने द्वारा एक आंसर देते हुए कहा कि हम लोगों ने पार्लियामेंट्री पैनल की तरफ से लॉ पैनल को यह जानकारी देने के लिए भेजा है कि वो बताए, क्या बताए कि भाई क्या हम लोग केंद्र सरकार के चुनाव और राज्य सरकार के चुनाव एक साथ करा सकते हैं? बोले ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि जब केंद्र और राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर कराए जाते हैं तो 2014 से लेकर 2022 के बीच में केवल चुनाव कराने पर, यह नंबर 1 का पैसा है, चुनाव कराने पर, यानी ज्ञात जो पैसा है ना, वो 7,432 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं केवल इलेक्शन कराने के ऊपर। ठीक है, तो जब इलेक्शन कराने के ऊपर इतना पैसा खर्च हुआ है, अब कुछ ठीक ठाक है, हाँ ठीक है। तो चुनाव कराने पर इतना पैसा खर्च हुआ है जब हमने राज्यों और केंद्रों के चुनाव, मतलब केंद्र के चुनाव अलग अलग करवाए। तो सब इनसे पूछा गया कि भाई क्या प्रोसीजर संभव है, किस प्रकार से पैसा खर्च हुआ, जरा वो जानकारी बताओ। इन्होंने कहा वर्ष 2014-15 के चुनाव में 510 करोड़ रुपए, 15-16 में 1490 करोड़ रुपए, यानी इतना पैसा लगभग खर्च होता है हमारे चुनाव अलग कराने पर। इसी कारण से हमने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट 21वें लॉ कमीशन से मांगी है कि वो इस वायबिलिटी के ऊपर चर्चा करे कि क्या हम दोनों हाउसेस के चुनाव एक साथ करा सकते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा सकते हैं। अब सवाल बनता है कि क्या कभी ऐसा हुआ है, आज से पहले ऐसा संभव हुआ है क्या कि एमपी और एमएलए के चुनाव एक साथ कराए गए हों? चलिए मैं आपको इसके बारे में भी जानकारी देता हूं। साथियों, फैक्चुअली साइमल्टेनियस इलेक्शन इंडिया में 1952, 57, 62 यानी कि 1962 तक, नेहरू जी के समय तक, 1962 के बाद 1967 भी
कंटिन्यूटी में आप उठाकर देखें तो देश के अंदर हर 5 साल में राज्यसभा, माफी बोल रहा हूं बार बार, राज्यसभा निकल जा रहा है, राज्यों के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही आयोजित करवाए गए थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद में राज्यों के अंदर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज बनती चली गई और केंद्र के अंदर एक नेशनल पार्टी चलती चली गई। इसके चलते चुनावों की तारीखों में अंतर आने शुरू हुए और देश के अंदर चीजें बदलती चली गई, ठीक है ना। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद भी ये चाहता है कि इलेक्शन साइमल्टेनियसली हो और इस बारे में लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के अंदर 1919 में ये कहा भी था कि इलेक्शन एक साथ कराए जाने चाहिए। अब बड़ा सवाल ये बनता है, तो सर जब ये सब चाहते ही हैं कि इलेक्शन एक साथ कराए जाने चाहिए, तो क्या सरकार के चाहने भर से ऐसा हो जाएगा क्या कि प्रधानमंत्री के लिए जो हमारे देश में चुनाव होते हैं एमपी वाले और मुख्यमंत्री के लिए जो हमारे देश में चुनाव होते हैं एमएलए वाले, वो एक साथ बिना किसी कानूनी व्यवधान के हो जाएंगे? जी नहीं। इसके लिए यह माना जा रहा है, इसी कारण से लॉ कमीशन से कहा गया है कि वो अपना सजेशन दे। यह माना जा रहा है कम से कम आधे राज्यों की परमिशन इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी, यानी आधे राज्यों से पूछना पड़ेगा कि क्या वो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। अब आप में से कईयों के ऊपर से यह चीज जा रही होगी क्या कि यार ये वन नेशन वन इलेक्शन होता क्या है और क्यों जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपको बताता हूं साथियों, आप में से अक्सर बहुत से लोगों ने देखा होगा कि देश के किसी ना किसी भाग में एनी टाइम इलेक्शन चल रहा होता है। मतलब किसी राज्य का विधानसभा चुनाव आ गया, किसी राज्य के अंदर मतलब एमपी के लिए बाईपोल इलेक्शन आ गए, या फिर एमपी का चुनाव निकल कर आ गया। साथियों आपको बताऊं मैं 2014 से लेकर के 2022 के बीच में 50 से ज्यादा इलेक्शंस हो चुके हैं और इन इलेक्शंस में जो खर्चे होते हैं ना, इसमें असल में जो केंद्र सरकार है वो लोकसभा के चुनाव का खर्चा उठाती है, वहीं जो राज्य सरकार है वो राज्य के चुनाव का खर्चा उठाती है, यानी एमएलए वाले चुनाव का, यानी विधानसभा वाले चुनाव का। अल्टीमेटली देश के अंदर कोई भी सरकार घोषणा नहीं कर पाती है किसी भी प्रकार की। क्यों? क्योंकि देश पूरे टाइम चुनाव में रहता है। तो अब बड़ा सवाल यह बनता है कि यदि ऐसा हम करना चाहें तो कौन से हमें फायदे होंगे यदि हमने केंद्र के और राज्यों के चुनाव एक साथ करा दिए। सबसे पहला कारण जो मैंने आपको बताया, जहां हमारे 2014 से 22 के बीच में लगभग 7,500 करोड़ खर्च हो गए, अगर ये दोनों चुनाव एक साथ करा दिए जाएंगे तो खर्चा राज्यों और केंद्र के बीच में आधा आधा बट जाएगा और खर्चा एक बार में ही निपट लेगा, यानी कि ज्यादा खर्च एक बार में नहीं आएगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, हमारे देश के अंदर चुनाव कराने के लिए बार बार सिक्योरिटी फोर्सेस का मूवमेंट कराना होता है। भाई चुनाव होना है तो चुनाव के लिए फिर आपको बल भेजना पड़ता है कि भाई यहां पर संवेदनशील जगह है, यहां पर फोर्सेस को अप्लाई करिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस का जो एंगेजमेंट है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तीसरी चीज जो है, अगर हम लोग फायदे के अंदर बात करें तो सामाजिक ताना बाना जो है ना, जिसके अंदर कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन, इन सब चीजों से निजात मिल सकती है। अब वो पूछिए वो कैसे? असल में होता क्या है, आज जब हम राज्य के लेवल के चुनाव की बात करते हैं तो राज्य के अंदर या तो धर्म हावी हो जाता है या जात पात हावी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने बहुत बार कर्नाटक का इलेक्शन देखा होगा, वहां पर लिंगायत समुदाय को पक्ष में करने की तैयारी चल रही होती है। ठीक इसी प्रकार से आपने यदि यूपी के इलेक्शन को कभी फोकस किया हो, वहां यादव वोट बैंक के ऊपर सारी चीजें और एससी वोट बैंक के ऊपर पार्टीज अपने अपने इलेक्शन के एजेंडे डिसाइड करती हैं। हरियाणा के अंदर ठीक इसी प्रकार से जाट वोट बैंक को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है, यानी कि एक प्रकार से वोट बैंक का समर्थन प्राप्त करने की तैयारियां राज्य सरकारों के द्वारा की जाती हैं। ऐसी स्थिति में इन चीजों से बचने का एक आसान तरीका है, जब देश किसी एक बड़े एजेंडे को लेकर चुनाव लड़े तो ये जो छोटे मुद्दे हैं, जिनकी वजह से, छोटे मुद्दे मत कहिए आप इन्हें, ऐसे मुद्दे जो विभाजनकारी हैं, इनसे परे हट करके देश के विकास के लिए भी चुनाव हो सकता है। ये इसके सकारात्मक पक्ष बता रहा हूं, इसके नकारात्मक पक्ष भी हैं वो भी बताऊंगा, लेकिन ये वो पॉइंट है जो आपको अपने आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने चाहिए। तीसरी चीज, जब ऐसे चुनाव होते हैं तो पॉपुलिस्टिक मेजर्स के ऊपर चुनाव होते हैं, यानी सरकारों के साथ मिलकर के लॉन्ग टर्म गोल की बात होती है यदि ये चुनाव एक साथ करा दिए जाएं। इसके साथ साथ रेगुलर चुनाव जब होते हैं ना,
तो होता क्या है कि अगर आप हर बार चुनाव कराते जा रहे हैं तो होता क्या है कि उसकी वजह से सरकारें घोषणा करने से बच जाती हैं। यानी कि पता चल रहा है आज कहीं आचार संहिता लग गई, प्रधानमंत्री घोषणा नहीं कर पाए या मुख्यमंत्री घोषणा नहीं कर पाए कि कहीं चुनाव बाधित ना हो जाए। इस वजह से डेमोक्रेसी ओवरऑल रूप से हैम्पर होती है। लेकिन कोई पूछे कि एक साथ चुनाव कराने के नुकसान भी हैं क्या? बिल्कुल हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो यही है कि जब आप कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो एक कैंडिडेट तो लोकसभा का कैंडिडेट होगा, एक विधानसभा का कैंडिडेट होगा। ऐसी स्थिति में आपको अलग अलग वीवीपैट मशीनें यानी कि ईवीएम और वो जो पर्ची निकाल करके देती है ना कंफर्मेशन का कि आपने वोट किसको दिया है, उनकी ज्यादा बड़ी संख्या की हमें आवश्यकता होगी। मतलब एक बार में ही आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगभग 2 टाइम्स इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अभी उन्हीं मशीनों से लोकसभा में काम में ले लेते हैं और फिर उन्हीं को राज्यों के चुनाव में काम में ले लेते हैं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मामला बिगड़ जाएगा। नंबर 1 बात। दूसरा जो मुद्दा है ना वो बहुत बड़ा है, और वो क्या है कि यदि हम इस प्रकार के मुद्दों पर चुनाव करते हैं तो राज्यों के मुद्दे कहीं छुप जाते हैं। मान लीजिए राज्य का और केंद्र का चुनाव एक साथ होने लग गया तो राज्यों के जो मुद्दे हैं, जैसे किसी राज्य के अंदर पानी की समस्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान में इन दिनों एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता चला जा रहा है, दैट इज ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, ERCP। अब मान लीजिए कि चुनाव केंद्र का और राज्य का एक साथ हो गया, तो ऐसी स्थिति के अंदर एक बड़ा समस्या क्या हो जाएगी कि चुनाव एक साथ होने पर जो नागरिक है वो ये सोच नहीं पाएगा कि उसे केंद्र के अंदर कोई दूसरी सरकार चाहिए या राज्य के अंदर कोई दूसरी सरकार चाहिए। वो एक जैसा मानस बना के काम करेगा। ऐसी स्थिति में संभव है कि वो अपने लोकल मुद्दों से भटक जाए और वो केवल नेशनल मुद्दों के ऊपर ही वोट कर जाए। ये अपने आप में देश के लिए एक नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ठीक है ना। अच्छा, इसके साथ क्या हो सकता है? अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है? अब मान लीजिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, जैसे आपने देखा भी होगा लास्ट वाले जब चुनाव हुए तो वो मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ लिए गए। यानी कि पूरा की पूरा एनडीए जो था वो मोदी जी को प्रोजेक्ट करके, जैसे मोदी जी हर विधानसभा या हर लोकसभा सीट पर आकर के खुद से काम करेंगे, इस प्रकार से उनके चेहरे पर कि भाई हमारा नेता ये है, बाकी सारे काम हो जाएंगे। तो होता क्या है कि नेता तो आपने एक देख लिया, लेकिन जो आपने जिस व्यक्ति को चुन करके अपनी विधानसभा में भेजा ना, उस व्यक्ति से आप कभी कुछ पूछने लायक नहीं बचे, क्योंकि उसको तो आपने वोट दिया ही नहीं था। आप तो सीधा प्रधानमंत्री का चेहरा देख के वोट दे रहे थे। ऐसी स्थिति में अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही जो है ना वो शासन नहीं बन पाता। वहीं दूसरी ओर जब आप अलग अलग समय पर चुनाव में वोट देते हैं तो आप विधायक से अपेक्षा रखते हैं कि वो उस क्षेत्र के विकास के लिए पर्टिकुलर योजनाओं पर काम करेगा। ठीक है। इसके साथ साथ तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यदि ऐसा होता है तो आपसी सामंजस्य बिठाने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, सिंक्रोनाइजेशन करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी डेमोक्रेसी के अंदर। इस वजह से लोगों के अंदर लोकतंत्र में विश्वास की बहाली नहीं अपितु कमी होगी, ये यहां पर माना जाता है। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां पर एक बार में ही सारे इलेक्शन होते हो? बिल्कुल है। साउथ अफ्रीका में होता है, स्वीडन में होता है, ब्रिटेन में होता है। सर इसका सबसे बड़ा नुकसान आपकी नजर में क्या है? मेरी नजर में एक साथ चुनाव होने का जो सबसे बड़ा नुकसान है ना, लोकल मुद्दे चलो समझ में आ गए, एक अलग मुद्दा हो गया, उसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे को समझा लेंगी। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जो व्यक्ति एक बार में चुनकर आ गया ना, मेरी नजर में जो 2 कमियां हैं जो यहां पर नहीं लिखी हुई हैं वो आप अलग से लिख लीजिएगा। पहली कमी, जो व्यक्ति एक बार में चुन के आ गया वो फिर आश्वस्त हो जाएगा कि वो 5 साल के लिए फिक्स हो गया, जैसे अमेरिका में होता है, उसे जनता का डर खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर जब चुनाव देश में अलग अलग तारीखों पर होते हैं तो चुनाव के माध्यम से सरकारों का अपना टेस्ट होता रहता है। मान लीजिए कि कभी केंद्र के चुनाव हुए, उसमें तो मान लीजिए सत्तारूढ़ पार्टी जीत गई, लेकिन किसी राज्य के चुनाव में साल भर के अंदर वो हार गई। इसका मतलब यह माना जाता है कि केंद्र की सरकार का रिपोर्ट कार्ड सही नहीं है। इसका मतलब उनका रिपोर्ट कार्ड बदल गया है, बिगड़ गया है, उन्हें सोचने की आवश्यकता है। यानी कि सरकारों को हमेशा चेक एंड बैलेंस करने का मौका मिलता है जब चुनाव अलग अलग तारीखों पर होते हैं।
तो नंबर 1 जो मैंने मेरी नजर में कमी मानी वो ये है कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए सरकार के अंदर ये आ जाना विश्वास कि हमें अब कोई सरकार से नहीं निकाल सकता, वो भी कहीं ना कहीं जवाबदेहिता के लिए यानी अकाउंटेबिलिटी के लिए नुकसानदायक है। ये मेरी नजर में जो सबसे बड़ी कमजोरी मुझे लगती है, जिस वजह से ये ज्यादा दिक्कतें यानी कि चुनावों का एक साथ कराना मेरे हिसाब से मुझे सही नहीं लगता। दूसरा एक पॉइंट और बनता है और वो क्या है कि जब चुनाव एक साथ कराने की आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं रीजनल मुद्दे जो है ना उनको छोड़ो, आप जो बेसिक मुद्दे हैं ना, बेसिक नीड के मुद्दे, नल, पानी, रोजगार, महंगाई, इनसे दूर भाग जाते हैं। क्यों? क्योंकि देश के अपने मुद्दे होते हैं। देश के अपने मुद्दे क्या होते हैं? जैसे देश जब बात करता है तो अंतरराष्ट्रीय रिश्तों की बात करता है। अगर मैं राजस्थान का रहने वाला हूं तो अंतरराष्ट्रीय संबंध केंद्रीय सूची के अंदर आते हैं, राज्य सूची के अंदर नहीं आते हैं।